नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 के जो राजकीय प्रकाशन की बुक है उसका 10वां चैप्टर है इकाई 10 चतुर्भुज। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है चतुर्भुज एवं उसके विभिन्न अंग यानी कि चतुर्भुज के बारे में और चतुर्भुज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि आप जानते हैं कि 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, यानी कि ऐसी आकृति जिसमें 4 रेखाखंड हो और उन 4 रेखाखंड से आकृति जो होनी चाहिए बंद आकृति होनी चाहिए, तो उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है ABCD, तो यहाँ पर दिया है कि आकृति 10.1 में बने चतुर्भुज ABCD में देखते हैं क्या कि 4 भुजाएं हैं। कौन कौन सी? पहली AB, BC, CD और DA, ये भुजाएं कहलाती हैं। और 4 शीर्ष हैं A, B, C और D। इसी प्रकार 4 कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। इसी प्रकार भुजा ABAD, भुजा ABBC, भुजा BCCD तथा भुजा CDDA परस्पर लगे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि AB भुजा लगी हुई है BC भुजा से, और BC भुजा लगी हुई है CD भुजा से, CD भुजा लगी है DA भुजा से, और इसी प्रकार DA भुजा लगी हुई है AB भुजा से। तो ये भुजाएं क्या कहलाती हैं? आसन्न या फिर संलग्न कहलाती हैं। इन्हें संलग्न भुजाएं भी कहते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट दिया है, दोनों कोणों C और D में भुजा CDC, A और D में भुजा AD, यानी कि जो C और D कोण है, यहाँ से C और D कोण में भुजा कौन सी है? DC, और A और D में भुजा AD, कोण A और कोण D में जो भुजा AD है, A और B में भुजा AB और B और C में भुजा BC उभयनिष्ठ होती है। कि ऐसे कोण युग्म जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो संलग्न या आसन्न कोण कहलाते हैं। तो भुजा AB तथा DC, भुजा AD और BC परस्पर आमने सामने, इन्हें सम्मुख भुजाएं कहते हैं। यानी कि चतुर्भुज में जो भुजाएं आमने सामने होती हैं उनको सम्मुख भुजाएं कहते हैं, और जो कोण आमने सामने होते हैं उनको सम्मुख कोण भी कहते हैं। और इसी प्रकार सम्मुख शीर्षों ACBD को मिलाने वाले रेखाखंड ACBD को विकर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कि ये जो सम्मुख कोण है A और C को मिलाने वाला रेखाखंड AC, और सम्मुख कोण B और D को मिलाने वाला रेखाखंड BD, ये क्या कहलाते हैं? विकर्ण कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है कि पुनः एक चतुर्भुज PQRS लीजिए जिसके शीर्ष P पर 2 संलग्न भुजाएं SP और QP मिलती हैं। एक चतुर्भुज है PQRS जिसके शीर्ष P पर 2 संलग्न भुजाएं, इस P पर 2 संलग्न भुजाएं हैं, एक SP और दूसरी कौन सी दी है? QP, यानी कि इनको आगे बढ़ाया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर SR को, तो क्या दिया है कि पॉइंट संलग्न भुजाओं से बने कोण, अभी जो संलग्न भुजाएं 2 हैं इनसे बने कोण QPS, कौन सा? QPS, यानी कि ये वाला कोण PSR ये वाला कोण SRQ ये वाला कोण, और कोण जो RQP है RQP यानी कि ये वाला कोण P, कोण Q, कोण S, कोण R, ये कोण क्या कहलाते हैं? अंतः कोण कहलाएंगे, यानी कि जो अंदर की तरफ कोण है अंतः कोण कहलाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है भुजा SR को T तक, यहाँ पर आप देख रहे हैं भुजा SR है, इसको T तक बढ़ाया गया। भुजा RQ को L तक, भुजा RQ को L तक बढ़ाया गया। भुजा QP को M तक, इस QP भुजा को यहाँ से M तक बढ़ाया गया, और भुजा PS को N तक बढ़ाया गया। इस भुजा PS को N तक बढ़ाया गया। तो क्या बनते हैं? बाह्य कोण बनते हैं। कौन कौन से? QRT, यहाँ से आप देखेंगे QRT ये वाला बाह्य कोण। उसके बाद LQP ये वाला कोण, और NSR ये वाला कोण, और उसके बाद यह है MPS ये वाला कोण। तो ये जो कोण बनते हैं ये बाह्य कोण कहलाते हैं। इसके बाद चतुर्भुज PQRS के अंतः रेखांकित भाग, यानी कि यहाँ पर जो आप रेखांकित भाग देख रहे हैं, यहाँ पर यदि कोई बिंदु है तो अंतः भाग कहलाएगा, अंतः भाग में स्थित बिंदु कहलाएंगे। उसके बाहर के भाग को क्या कहते हैं? बहिर्भाग कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है चतुर्भुज में, यहाँ पे है समांतर चतुर्भुज, समलंब और पतंग यानी कि काइट। उसके बाद समांतर चतुर्भुज को कैटेगराइज किया गया है। तो समांतर चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं उसमें आता है आयत,
और समचतुर्भुज, और आयत जो है उसका एक रूप होता है वर्ग। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत, वर्ग और समचतुर्भुज ये समांतर चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। और जो चतुर्भुज होता है उसमें समांतर चतुर्भुज, समलंब और पतंग आती है। यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है जिसमें आप देखेंगे कि पहला चित्र दिया है समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का ये फिगर बना हुआ है और यहाँ पर इसकी कंडीशंस दी हैं कि ए बी समांतर है किसके, डीसी के। ये भुजा ए बी डीसी के समांतर है और ए डी भुजा बीसी के समांतर है, ए डी भुजा बीसी के समांतर है। तो यहाँ पर सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं। और यहाँ पे दिया है कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं, यहाँ पर समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और आयत, आयत का चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके चारों अंतःकोण समकोण होते हैं। यहाँ पर जो कोण होते हैं वो 90-90 अंश के होते हैं और इसकी जो आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं, जो कि एक समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देखें कि ए बी बराबर डी सी है, ए डी बराबर किसके, बी सी के है, और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश, यानी कि इसके चारों कोण 90-90 अंश के होंगे और सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होंगी तो आयत कहलाएगा। इसके बाद अगला दिया है समचतुर्भुज। तो यह एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं। इसके बाद आ जाता है वर्ग। तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है ऐसा जिसकी सभी भुजाएं बराबर और कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। समचतुर्भुज में यदि कोण 90 अंश हो जाए चारों तो वो वर्ग बन जाता है। तो वर्ग में इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं, प्रत्येक कोण इसका क्या होगा, 90 अंश का होगा। समलंब चतुर्भुज। तो समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, यानी कि एक जोड़ी भुजा जो होगी वो समांतर होगी और एक जोड़ी भुजा असमांतर होगी। तो जो भुजा समांतर होगी उनके बीच की दूरी तो वैसे भी क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पर जो डीएल है वो सीएम के बराबर होगा और ए बी भुजा सी डी भुजा के समांतर होगी। तो ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इसके बाद दिया हुआ है पतंग। पतंग एक चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, यानी कि जो पास पास वाली दो भुजाएं होती हैं उनमें ये क्या होती हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे ए डी बराबर हो गई सी डी के तो ए बी बराबर हो गई बी सी के। तो ये पतंग का एक रूप होता है जिसमें दिया है कि आकृति 10.17 चतुर्भुज ए बी सी डी में। यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है चतुर्भुज ए बी सी डी की आकृति है। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने हैं कि पूछ रहा है कितनी भुजाएं हैं। तो चूंकि चतुर्भुज है तो इसमें भुजाएं कितनी होंगी, 4 भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 4 भुजाएं हैं। पूछता है कितने अंतःकोण हैं। तो चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं, तो ये इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, 4 अंतःकोण हैं। सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं। सम्मुख कोण आप जानते हैं कि जो आमने सामने के कोण होते हैं उनको सम्मुख कोण होते हैं। चूंकि 4 कोण होते हैं इनके जोड़े कितने बन जाएंगे, 2। एक जोड़ा ये बी और डी का, एक जोड़ा ए और सी का। तो सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं, तो 2 युग्म हैं। इसके बाद संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं। तो संलग्न भुजाओं के जो जोड़े होंगे बनेंगे, जैसे यहाँ पर ए डी और डी सी एक संलग्न भुजा हो गई, उसके बाद डी सी और बी सी एक संलग्न भुजा हो गई 2, और बी सी और ए बी एक भुजा हो गई 3, उसके बाद ए बी और ए डी, तो 4 यहाँ पर संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे। इसके बाद पूछता है कितने विकर्ण है। इसके बाद पूछता है कितने विकर्ण हैं। तो एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसके बाद क्या ए बी बी सी सी डी और डी ए में से कोई विकर्ण है। तो यहाँ पर देखते हैं आप ए बी बी सी सी डी और डी ए ये क्या है, भुजाएं हैं, विकर्ण नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नहीं। इसके बाद पूछता है कितने शीर्ष हैं। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, जैसे ए बी सी डी चतुर्भुज है तो ए एक शीर्ष हो जाएगा, बी एक शीर्ष हो जाएगा, सी और डी। तो यहाँ पर कितने शीर्ष हो जाएंगे, इनकी संख्या हो जाएगी 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि उपर्युक्त आकृति 10.17 के आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पे पूछ रहा है क्यू, उसके बाद रिक्त स्थान है क्षेत्र में स्थित है। तो क्यू जो है किस भाग में स्थित है, अंतः क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि क्यू अंतः, चूंकि चतुर्भुज के अंदर है इसलिए अंतः क्षेत्र में स्थित है। और आर बिंदु जो है वो चतुर्भुज के बाहर है इसलिए बाह्य क्षेत्र में स्थित। तो यहाँ पर आपको भरना है कि बाह्य क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद टी, तो टी किस पर स्थित है, चतुर्भुज पर स्थित है। तो टी चतुर्भुज पर स्थित है, जो चतुर्भुज है ए बी सी डी उस चतुर्भुज पर स्थित है।
इसके बाद पूछता है कि टी, तो टी देखते हैं आपकी भुजा डीसी पर स्थित है, तो टी कहाँ पर स्थित है, भुजा डीसी पर। यहाँ पे लिख देना है कि भुजा डीसी पर स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, किसी चतुर्भुज ABCD से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर पहले चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं, ये ABC और D। तो यहाँ पर क्या है कि दो शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो कैसे दो शीर्ष होते हैं, तो जो सम्मुख या विपरीत कहलाते हैं। दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने से क्या बनता है, विकर्ण। जैसे A के सम्मुख C है, तो A से C को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। तो यहाँ पर आप विपरीत भी भर सकते हैं या फिर सम्मुख भी भर सकते हैं। तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। उसके बाद शीर्ष A और को मिलाने से विकर्ण बनेगा। तो A को C से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। तो A और C को मिलाने पर विकर्ण बनेगा। शीर्ष D और D के सामने कौन है, B, तो D और B को मिलाने से विकर्ण बनेगा। इसके बाद चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे त्रिभुजों में विभाजित करता है। यदि आप किसी चतुर्भुज में एक विकर्ण खींच देते हैं तो वो चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर भर दिया जाएगा 2। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में दिया है, रिक्त स्थान है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला पार्ट दिया है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं होती हैं। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान या फिर बराबर आप कह सकते हैं। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। आयत के उसके बाद कोण समकोण होते हैं। तो आयत के सभी कोण, या चारों लिख सकते हैं आप, आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और क्या होते हैं, कोण समकोण होते हैं। और चारों कोण या सभी कोण, यहाँ पर सभी कोण भर लीजिए या फिर चारों कोण समकोण होते हैं। यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके सभी कोण क्या होते हैं, समकोण। इसके बाद समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं या विपरीत भुजाओं का आप लिख सकते हैं कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है।